कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान, इकाई 4, इकाई 4 अर्थशास्त्र, अध्याय 1 विकास। तो बच्चों, अब तक आप लोगों ने सामाजिक विज्ञान पुस्तक का खंड का यानी इतिहास से संबंधित चैप्टरों का अध्ययन किया और इकाई 2 भूगोल से संबंधित जितने अध्याय थे उसका अध्ययन किया। इकाई 3 में आपने नागरिक शास्त्र से संबंधित जितने अध्याय थे उसका अध्ययन आपने किया। अब इकाई 4 में आपका अर्थशास्त्र से संबंधित चैप्टर हैं। अर्थशास्त्र से संबंधित जो सामान्य जानकारियां हैं वो इकाई 4 में आप देखेंगे। तो आज हम आपके इकाई 4 अर्थशास्त्र से पहला अध्याय विकास का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम अध्याय 1 विकास का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। अब देखिए विकास से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न है, विभिन्न देशों अथवा राज्यों की तुलना में प्रायः किस आधार पर बेहतर तरीके से मापी जा सकती है। यानी विभिन्न देशों अथवा राज्यों की तुलना यानी कंपैरिजन प्रायः किस आधार पर बेहतर तरीके से मापी जा सकती है। किसी देश या राज्य की अगर तुलना करना है तो उसका जो है प्रति व्यक्ति आय अथवा औसत आय से हम उसकी तुलना कर सकते हैं। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट में देशों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया। तो विश्व बैंक जो अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, विकास का वर्गीकरण करता है, वो किसके आधार पर करता है? प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। विकास का कोई एक लक्ष्य बताइए, आय को बढ़ाना। अगला है, भारत में राज्यों की तुलना करने के कोई 2 आधार बताइए। तो देखिए, भारत में राज्यों की तुलना करने के जो आधार बताए गए हैं वो है जन्म दर और साक्षरता दर। 2 देशों की तुलना करने हेतु कुल आय तथा प्रति व्यक्ति आय में से कौन सी माप अधिक उपयुक्त है। जब 2 देशों की तुलना आपको करनी है तो प्रति व्यक्ति आय ही सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है। राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। एक लेखा वर्ष में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम बाजार मूल्य के जोड़ को राष्ट्रीय आय कहते हैं। यानी जो सकल आय होती है उसी को राष्ट्रीय आय कहते हैं, जिसमें जितना उत्पादन हुआ है या जो सेवा क्षेत्र से जो मिला है उसका एक मूल्य, बाजार मूल्य निकाल करके एक आंकड़ा दिया जाता है जिसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है? तो जो राष्ट्र की कुल जनसंख्या, कुल आय जो है, जो राष्ट्र की कुल आय है उसको कुल जनसंख्या से भाग देने से जो प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। सूत्र अगर लिखना है तो प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या होगा। आर्थिक विकास का क्या अभिप्राय है? आर्थिक विकास का अभिप्राय जीवन को पहले से बेहतर बनाना। विकास के अंतर्गत अध्ययन किए जाने वाले किन्हीं 2 प्रश्नों को बताइए। तो विकास के अंतर्गत व्यक्तियों को किन अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यकता है इसका अध्ययन किया जाता है और जीवन को बेहतर कैसे बनाया जाए इसका अध्ययन किया जाता है।
विकास के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो विकास के अंतर्गत जीवन से जुड़े विभिन्न लक्ष्यों तथा उन्हें प्राप्त करने के उपायों का अध्ययन किया जाता है। विकास के कोई दो प्रमुख लक्ष्य बताइए। तो विकास का जो लक्ष्य है वो क्या है कि जो व्यक्ति द्वारा अपनी आय को अधिक से अधिक करना, दूसरा नियमित और बेहतर रोजगार प्राप्त करना। मानव विकास सूचकांक क्या है? संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद द्वारा यानी UNDP यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा तैयार एवं प्रकाशित किया गया जीवन सूचकांक की गुणवत्ता ही मानव विकास सूचकांक है। यानी इस संस्था द्वारा जो सूचकांक जारी किया जाता है उसे मानव विकास सूचकांक कहते हैं। किसी देश के नागरिकों द्वारा विकास हेतु इच्छित कोई 3 लक्ष्य बताइए। तो जो लक्ष्य हैं, नंबर 1 नियमित रोजगार, नंबर 2 आय को अधिक से अधिक करना, नंबर 3 है स्वतंत्रता एवं सुरक्षा। ये नागरिकों की इच्छा होती है, हर देश के नागरिकों की ये इच्छा होती है कि ऐसा हो। UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में देशों की तुलना किस आधार पर की जाती है? तो UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, उसके स्वास्थ्य की स्थिति तथा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर की जाती है। मानव विकास पर जोर देने वाले क्षेत्रों के नाम बताइए। मतलब मानव विकास पर जो जोर दिया जाता है वो कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो वो क्षेत्र हैं स्वास्थ्य, लिंग समता और शिक्षा। यानी स्वास्थ्य से संबंधी, लिंग समता यानी जो स्त्री पुरुष के भेद हैं उसमें समानता लाने पर किया जाता है और उनके शिक्षा पर जोर दिया जाता है। मानव विकास के लिए साक्षरता क्यों अनिवार्य है? साक्षरता से मानव क्षमताओं में वृद्धि होती है जिससे मानव का विकास होता है। साक्षरता दर के आधार पर भारत के किस राज्य की स्थिति सबसे बेहतर है? तो वो केरल है। साक्षरता दर का क्या अभिप्राय है? तो साक्षरता दर 7 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात दर्शाती है। मतलब साक्षरता दर का मतलब होता है कि जो 7 वर्ष के बच्चे हैं उनको निकाल करके बाकी जितनी जनसंख्या है उन जनसंख्या में साक्षर लोग कितने हैं उसके अनुपात को साक्षरता दर प्रदर्शित करती है। और शिशु मृत्यु दर का क्या अभिप्राय है? तो शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात दिखाता है। इसको तो समझ गए होंगे कि 1 वर्ष में 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष से पहले कितने बच्चे मर जाते हैं, इसका अनुपात शिशु मृत्यु दर कहलाता है। विकास की धारणीयता का क्या तात्पर्य है? तो विकास की धारणीयता का तात्पर्य विकास के स्तर को और ऊंचा उठाना तथा वर्तमान प्रकार एवं स्तर को भावी पीढ़ी हेतु बनाए रखना, ये विकास की धारणीयता है। किन्हीं 2 उपायों से आर्थिक समृद्धि को प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी किन 2 उपायों से आर्थिक समृद्धि को प्रस्तुत किया जा सकता है? यानी समृद्धिक मतलब विकास, आर्थिक विकास को प्रस्तुत किया जा सकता है। तो वो है सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि से, औसत घरेलू उत्पाद में वृद्धि से। विकास में शिक्षा के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो शिक्षा के माध्यम से लोगों के ज्ञान
को बढ़ाया जा सकता है तथा उन्हें अधिक कुशल बनाया जा सकता है तथा कुशल व्यक्ति अधिक उत्पादक होता है। अतः शिक्षण के माध्यम से लोग अधिक आय का अर्जन कर सकते हैं। इससे उनके जीवन स्तर में तो सुधार होता ही है, साथ ही देश की राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है। विकास क्या वादा करता है, स्पष्ट कीजिए। विभिन्न लोगों के लिए विकास की धारणाएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं, अर्थात अलग अलग लोगों के लिए विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं। अतः विकास के अंतर्गत भिन्न भिन्न लोगों के भिन्न भिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। यानी विकास के अंतर्गत भिन्न भिन्न लोगों को भिन्न भिन्न टारगेट हासिल करने का प्रयास होता है। विकास की प्रमुख विशेषता लिखिए। तो विकास की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न तथा विरोधाभासी भी हो सकते हैं। नंबर 2, विकास के लिए लोग मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं। विकास के महत्वपूर्ण अंग हैं आय में वृद्धि करना, बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों से आदर मिलना। तो ये देखिए जो तीसरा पॉइंट है वो मुख्य रूप से ये हर व्यक्ति पर लागू होता है कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी आय में वृद्धि हो, उसके साथ बराबरी का व्यवहार हो, स्वतंत्रता मिले, सुरक्षा मिले और दूसरे लोग उसका आदर करें, ये सभी चाहते हैं। मानव विकास सूचकांक का महत्व बताइए। तो मानव विकास सूचकांक का महत्व निम्नलिखित है। यह देश की विकास के स्तर का संकेत देता है। इसके माध्यम से जीवन प्रत्याशा, शिक्षा प्राप्ति का स्तर तथा वास्तविक प्रति व्यक्ति आय की जानकारी मिलती है। यह बताता है कि विभिन्न देश मानव विकास की दिशा में कितने अग्रसर हुए हैं। ये सारी चीज़ें मानव विकास सूचकांक से पता चल जाता है। राष्ट्रीय आय की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। सामान्यतः राष्ट्रीय विकास के अंतर्गत इन तथ्यों के विषय में विचार किया जाता है कि क्या सभी विचारों को बराबर का महत्व दिया जा सकता है या परस्पर विरोधी विचार हैं। जो निर्णय कैसे किए जाएगा, सभी के लिए न्यायपूर्ण तथा सही राह क्या होगी, कार्य करने का क्या कोई बेहतर तरीका भी है आदि। इस तरह का जो है राष्ट्रीय विकास की धारणा को स्पष्ट करता है। विकास के अंतर्गत सामान्यतः लोग किन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं। तो विकास के अंतर्गत सामान्यतः सभी व्यक्ति अपनी आय से अधिक आय हासिल करना चाहते हैं तथा लोग समानता के व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा तथा दूसरों से सम्मान पाने की इच्छा रखते हैं। हमारा जीवन कई भौतिक तथा अभौतिक वस्तुओं पर निर्भर है। अतः विकास के अंतर्गत व्यक्ति इन भौतिक अभौतिक वस्तुओं को पाना चाहता है। सार्वजनिक वस्तुओं से आप क्या समझते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि हम अपने पास रखे पैसे से ही वे सभी वस्तुएं तथा सेवाएं प्राप्त कर सकते हों जो बेहतर जीवन के लिए आवश्यक है। उससे हम स्वच्छ वातावरण, बिना मिलावट की वस्तुएं, अच्छा स्वास्थ्य आदि प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अतः सरकार अथवा समाज कई वस्तुएं लोगों को सामूहिक रूप से उपलब्ध करवाते हैं। जो लोगों के बेहतर जीवन के लिए आवश्यक है उन्हें सार्वजनिक वस्तुएं कहते हैं। तो सार्वजनिक वस्तुओं के बारे में आप जान गए होंगे कि कौन सी चीज़ सार्वजनिक होती है। औसत आय किस प्रकार ज्ञात की जाती है तथा उन सूचकों को सूचीबद्ध कीजिए जिनके आधार पर
मानव विकास सूचकांक बनाया जाता है। तो औसत आय किसी देश के कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर के औसत आय निकाली जाती है। तो औसत आय कैसे निकाली जाती है, जान गए कि जितना आय है उसमें जनसंख्या का भाग दे दीजिए, औसत आय आ गई। दूसरा पॉइंट है मानव विकास सूचकांकों के सूचकों को सूचकों की सूची, वो सूची क्या कौन कौन है वो देख लीजिए। ये सूचक जिनके आधार पर मानव विकास सूचकांक बनाया जाता है इस प्रकार है। नंबर 1 शैक्षिक स्तर, नंबर 2 स्वास्थ्य की स्थिति, नंबर 3 प्रति व्यक्ति आय, नंबर 4 लिंग समानता आदि। इन बिंदुओं पर मानव सूचकांक बनाया जाता है। विकास की धारणीयता को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो विकास की प्रक्रिया के साथ साथ लोगों का उपयोग भी बढ़ता जाता है, लोगों का उपयोग भी बढ़ता जाता है तथा वे वस्तुएं एवं सेवाएं का ज़्यादा उपयोग करने लगते हैं। विकास की धारणीयता का तात्पर्य विकास के स्तर को ऊंचा उठाना तथा वर्तमान प्रकार एवं स्तर को भावी पीढ़ी हेतु बनाए रखने से है ताकि वे बेहतर जीवन जी सकें। किंतु यह अत्यधिक जटिल कार्य है। इस हेतु हमें नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय साधनों का सोच समझकर उपयोग करना होगा ताकि वे भावी पीढ़ी हेतु बचे रहें। तो देखिए जो विकास की धारणीयता है यानी जो धरणी विकास है उसका मूल मंत्र ये है कि विकास तो आवश्यक है, विकास करना चाहिए, लेकिन इस बात को ध्यान में करना, इस बात का ध्यान रख कर के विकास करना चाहिए कि विकास के लिए हम जो संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं वो अपने लिए तो हो ही, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बची रहे। तो इस दृष्टि से यदि विकास किया जाता है तो उसे धरणी विकास या विकास की धारणीयता कहते हैं। आर्थिक विकास में स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या भूमिका होती है? तो आर्थिक विकास में स्वास्थ्य सुविधाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विकास हेतु देश अथवा राज्यों में पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। इसके फलस्वरूप लोगों का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। अच्छे स्वास्थ्य का उत्पादकता पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। एक स्वस्थ व्यक्ति अधिक कुशल एवं अधिक उत्पादक होता है, जिससे राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय दोनों बढ़ती हैं। ऐसे उदाहरण दीजिए जहां आय के अतिरिक्त अन्य कारक हमारे जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। तो आय के अतिरिक्त भी निम्नलिखित अन्य महत्वपूर्ण पहलू हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। नंबर 1 लोग पक्षपात रहित व्यवहार चाहते हैं। लोग नियमित काम और मजदूरी चाहते हैं। लोग विचार एवं धर्म तथा आने जाने की स्वतंत्रता चाहते हैं। लोग अपने जान माल की सुरक्षा भी चाहते हैं। अब विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है? इस मापदंड की अगर कोई है तो सीमाएं क्या हैं? तो विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए अर्थात विभिन्न देशों का वर्गीकरण हेतु प्रति व्यक्ति आय के मापदंड का प्रयोग करता है। विश्व बैंक ने प्रति व्यक्ति आय के आधार पर देश को अमीर गरीब वर्गों में बांटा है। इस मापदंड की ये सीमाएं हैं। वो सीमाएं कौन सी हैं? नंबर 1 इससे यह पता नहीं चलता है कि यह आय लोगों के किस तरह वितरित है। दो देशों के प्रति व्यक्ति आय समान होने पर भी एक देश दूसरे से अच्छा हो सकता है। तो ये आप समझ गए होंगे कि देखिए ये प्रति व्यक्ति आय निकाल लेता है, यही मापदंड मान लेता है।
और इस मापदंड की जो सीमाएं हैं वो यही है कि वो बता देती हैं कि कौन अमीर देश है, कौन गरीब है। परंतु इसकी जो असफलता है या जो हम नहीं बता पाते हैं, जो इसकी सीमा से बाहर है, वो ये है कि प्रति व्यक्ति आय तो हम बता दिए, लेकिन वो हर व्यक्तियों में किस तरह से वितरित है, इसका जो स्पष्टीकरण हम इसमें नहीं दे पाते हैं। दो देश जो समान प्रति व्यक्ति आय के हैं, हो सकता है उसमें से एक देश अच्छा और दूसरा खराब हो सकता है। अब वो आधार होगा पूंजी का जो है वितरण पर। इससे देश के आर्थिक विकास का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता। सही बात है। अगर मान लीजिए हमारे पास जो आय है, देश की जो आय है और देश की जो जनसंख्या है उससे भाग दे करके लगभग मान लो 5,000 के आसपास आता है प्रति व्यक्ति आय। लेकिन आप देखेंगे कि ये 5,000 प्रति व्यक्ति के हिसाब से पड़ रहा है। वास्तव में जोड़ घटाने में तो आ गया, लेकिन ये लोगों के पास नहीं है। भारत की जनसंख्या का कुछ ही, बहुत ही कम ही जनसंख्या है जो भारत के लगभग 2/3 संपत्ति पर कब्जा किए हुए है। तो 2/3 जनसंख्या, 2/3 आय कुछ चंद लोगों के पास है और बाकी लोगों के पास कुछ है, कुछ के पास नहीं है। तो इस तरह का जो वितरण होगा वो हम वो जो है देश के जो विकास का अनुमान है वो प्रति व्यक्ति आय से नहीं पता चल पाएगा। प्रति व्यक्ति आय अच्छी है, लेकिन उसका वितरण अगर बढ़िया नहीं है तो वो देश विकास नहीं कर पाएगा। तो प्रति व्यक्ति आय से किसी देश का आर्थिक विकास का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। भारत विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है? अब देखो यहाँ दो संस्थाएं दी हैं। एक यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है वो संस्था, और दूसरी संख्या विश्व बैंक है। तो इसमें जो विकास का दोनों का मापदंड है वो कैसे अलग है, इसी को आपको स्पष्ट करना है। तो विश्व बैंक देशों के विकास को मापने हेतु प्रति व्यक्ति आय के मापदंड का उपयोग करता है, जबकि यूएनडीपी के मापदंड में प्रति व्यक्ति आय के अतिरिक्त शैक्षिक, स्वास्थ्य स्तर भी आते हैं। इस प्रकार यूएनडीपी का मापदंड विश्व बैंक के मापदंड से अधिक बेहतर है। समझ गए होंगे। विश्व बैंक तो प्रति व्यक्ति आय से ही काम चला लेता है, लेकिन जो यूएनडीपी है वो प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ उस देश में शैक्षिक व्यवस्था कैसी है, स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी है, इसको भी मापदंड में शामिल करता है। इसलिए यूएनडीपी का मापदंड विश्व बैंक के मापदंड से बढ़िया है। हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं? इसके प्रयोग करने की क्या कोई सीमाएं हैं? विकास से जुड़े अपने उदाहरण दे करके स्पष्ट कीजिए। तो हम औसत का प्रयोग आय की तुलना करने के लिए करते हैं। एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से कितने बेहतर हैं, इसके लिए हम औसत आय की तुलना करते हैं, जो कि कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग दे करके निकाली जाती है। औसत के प्रयोग करने की सीमाएं। औसत आय धनी और निर्धन के बीच अंतर नहीं बताती हैं। तो इसकी सीमाएं कितनी हैं उसको करना है, यानी सीमाएं कितनी है इसका मतलब इससे बाहर क्या चीज़ है
तो ये औसत आय धन जो है वो धनी और निर्धन के बीच जो अंतर है उसको नहीं बता पाता है। इसे विकास का अच्छा माप नहीं माना जा सकता। उदाहरण के लिए यह हो सकता है कि किसी देश की औसत आय में वृद्धि हुई हो, लेकिन इनमें यह भी हो सकता है कि धन और आय का वितरण असमानता अधिक बढ़ी हो, तो उसका बढ़िया से मूल्यांकन नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब हम औसत आय का प्रयोग क्यों करते हैं और उसकी क्या सीमाएं हैं, ये इस प्रश्न में हमने देख लिया। औसत आय अधिक होने पर भी पंजाब का मानव विकास सूचकांक केरल से नीचे है। इसलिए मानव विकास के लिए प्रति व्यक्ति आय एक उपयोगी मापदंड बिल्कुल नहीं है। इस कथन के पक्ष में कोई 3 तर्क दीजिए। देखिए, एक चीज़ तो इन्होंने बता दिया प्रश्न में ही कि जो पंजाब का औसत आय है वो अधिक है केरल की अपेक्षा, परंतु मानव विकास सूचकांक जब देखा जाता है तो केरल से नीचे पंजाब हो जाता है। तो इसको स्पष्ट करना है। तो देख लीजिए, प्रायः राज्यों की तुलना प्रति व्यक्ति आय के आधार पर की जाती है, किंतु प्रति व्यक्ति आय के आधार पर मानव विकास का सही माप नहीं किया जा सकता, क्योंकि केवल प्रति व्यक्ति आय पर ही मानव विकास को ज्ञात नहीं किया जा सकता। शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर, निर्धनता, सामाजिक सुविधाएं आदि भी मानव विकास के अन्य महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। अतः हम केवल प्रति व्यक्ति आय के आधार पर राज्यों की तुलना करने में सहमत नहीं हैं। उदाहरण के लिए भारत में पंजाब राज्य के प्रति व्यक्ति आय केरल राज्य के प्रति व्यक्ति आय से अधिक है, परंतु हम दोनों राज्यों की मानव विकास की तुलना अन्य आधारों पर करें तो पाएंगे कि केरल में मानव विकास का स्तर पंजाब की तुलना में अधिक है। केरल में शिक्षा का स्तर पंजाब की तुलना में बेहतर है। केरल में लिंगानुपात पंजाब की तुलना में बेहतर है। साथ ही केरल में सामाजिक सुविधाएं भी पंजाब से अधिक हैं। अतः केवल प्रति व्यक्ति आय के आधार पर राज्य के मानव विकास की तुलना करना उचित नहीं है। भारत में लोगों द्वारा ऊर्जा के किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है, ज्ञात कीजिए। अब से 50 वर्ष पश्चात क्या संभावनाएं हो सकती हैं। तो भारत में ऊर्जा के 2 प्रकार के स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 परंपरागत स्रोत, जिसमें कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, विद्युत आदि आते हैं, जबकि गैर परंपरागत स्रोत में पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायो ऊर्जा, भूतापी ज्वारीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा आते हैं। अगले 50 वर्षों में भारत में ऊर्जा के क्षेत्र में अनेक संभावनाएं हैं। भारत में ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के निरंतर खोज हो रही है तथा विदोहन किया जा रहा है, जिससे भविष्य में इनकी पूर्ति बढ़ने की संभावना है। इसके अतिरिक्त ऊर्जा के क्षेत्र में गैर परंपरागत स्रोतों का प्रयोग निरंतर बढ़ रहा है। इसमें मुख्य रूप से पवन ऊर्जा, सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा, हाइड्रो ऊर्जा, थर्मल ऊर्जा, बायो ऊर्जा, वैकल्पिक ईंधन के स्रोत आदि को सम्मिलित किया जाता है। धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। विकास की धारणीयता का तात्पर्य विकास के स्तर को और ऊंचा उठाने तथा वर्तमान विकास के स्तर को भावी पीढ़ी हेतु बनाए रखने से है। अतः धारणीयता का विषय विकास के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना विकास अधूरा है। इसमें भविष्य की नस्ल की उत्पादकता को हानि पहुँचाए बिना वर्तमान नस्ल की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने पर बल दिया जाता है। अतः यह देश की भावी उन्नति के लिए आवश्यक है।
धरती के पास सब लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन एक ही व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। यह कथन विकास की चर्चा में कैसे प्रासंगिक है? तो इस तरह का विचार गांधी जी का था कि लालच में आकर के लोग ज़्यादा से ज़्यादा विदोहन करते हैं संसाधनों का। तो उपयुक्त कथन विकास की चर्चा में काफ़ी प्रासंगिक है, यानी विकास की चर्चा में ये काफ़ी प्रासंगिक है। धरती पर अनेक प्रकार के प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं तथा वे धरती पर निवास करने वाले लोगों के लिए पर्याप्त हैं, किंतु लोग व्यक्तिगत लालच अथवा स्वार्थ के कारण अपनी आवश्यकताओं से अधिक संसाधन की मांग करते हैं, जिससे संसाधनों का दुरुपयोग होता है तथा इस स्वार्थ के कारण लोगों में असमानताएं उत्पन्न होती हैं तथा प्राकृतिक संसाधन भी बढ़ती हुई मांग के अनुरूप कम पड़ने लगते हैं। अतः यदि प्रत्येक व्यक्ति इसी प्रकार स्वार्थपूर्वक व्यवहार करेगा तो ये प्राकृतिक संसाधन सभी लोगों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाएंगे। अब देखिए आर्थिक विकास का क्या अभिप्राय है? विकास के विभिन्न लक्ष्यों को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास का तात्पर्य जीवन को पहले से बेहतर बनाना। विकास के अंतर्गत हम जीवन से जुड़े विभिन्न लक्ष्यों तथा उन्हें प्राप्त करने के उपायों के संबंध में अध्ययन करते हैं। विकास के प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, आय में वृद्धि करना। तो विकास का सबसे प्रमुख लक्ष्य है आय में वृद्धि करना। इसमें राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय दोनों में वृद्धि के लक्ष्य को शामिल किया गया है। नियमित रोजगार और बेहतर मजदूरी। विकास का अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि लोगों को नियमित रोजगार मिले तथा बेहतर मजदूरी के अवसर उपलब्ध हों ताकि वे अपने जीवन के सभी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। तीसरा है समानता एवं सुरक्षा। विकास के अंतर्गत सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार हो। इसके अतिरिक्त विकास में देश अथवा राज्य में निवास करने वाले सभी लोग अपने आप को सुरक्षित समझें। शैक्षणिक विकास के अंतर्गत देश के शैक्षणिक सुविधाओं का भी विकास करना महत्वपूर्ण लक्ष्य है। स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार। देश में स्वास्थ्य सुविधाओं का पर्याप्त विकास एवं विस्तार करना विकास का प्रमुख लक्ष्य है। स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार से देश में उत्पादन एवं आय पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। अगला नंबर है सार्वजनिक सुविधाओं का विस्तार। किसी देश के विकास का महत्वपूर्ण लक्ष्य देश में सार्वजनिक सुविधाओं का विस्तार करना है, जिसमें लोगों को सामूहिक आवश्यकता की पूर्ति हो सके। अगला है विभिन्न देशों अथवा राज्यों के विकास की तुलना किस आधार पर की जा सकती है? अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो विभिन्न देशों और राज्यों की विकास की तुलना उसके कुछ प्रमुख विशिष्टताओं के आधार पर की जाती है। जिस प्रकार दो व्यक्ति की तुलना उसकी कुछ विशेषताओं के आधार पर की जाती है, वे उसी तरह विभिन्न देशों तथा राज्यों की तुलना करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और आधार राष्ट्रीय अथवा राज्य आय है तथा उनमें और अधिक बेहतर तुलना हेतु प्रति व्यक्ति आय को तुलना का आधार माना जा सकता है। जिस प्रकार विश्व बैंक ने विश्व विकास रिपोर्ट में देश का वर्गीकरण उनके प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करता है, तो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर आसानी से हम देशों का वर्गीकरण कर सकते हैं या किसी दो राज्य की तुलना कर सकते हैं। मानव विकास का क्या अर्थ है? मानव विकास के विभिन्न सूचकों को समझाइए। तो मानव विकास का अर्थ है मानव में गुणात्मक सुधार करना। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जन कल्याण के विकल्पों का विस्तार किया जाता है और उनके द्वारा कल्याण के उन्नत स्तर को प्राप्त किया जाता है।
मानव विकास सूचकांक 1990 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने अपनी वार्षिक मानव विकास में मानव विकास का सूचकांक प्रस्तुत किया था। यह 3 सामाजिक सूचकों का एक मिश्रित सूचकांक था। वो कौन कौन थे? लंबा तथा स्वस्थ जीवन, ज्ञान प्राप्त करना, उत्कृष्ट जीवन स्तर। इनकी गणना इस प्रकार की जाती है। दीर्घायु, जिसमें जन्म के समय जीवन प्रत्याशा द्वारा मापा जाता है, जिसे जन्म के समय जीवन प्रत्याशा द्वारा मापा जाता है। दूसरा, शैक्षिक योग्यता की प्राप्ति कैसे मापी जाती है ये, जिसे वयस्क शिक्षक 2/3 भार तथा प्राथमिक एवं माध्यमिक एवं क्षेत्रीय विद्यालय में उपस्थिति का अनुपात 1/3 भार के मिश्रण के रूप में माना जाता है। और जीवन स्तर, इसे डॉलर की क्रय शक्ति के आधार पर वास्तविक प्रति व्यक्ति आय द्वारा मापा जाता है। यानी प्रति व्यक्ति आय को डॉलर में नाप दीजिए, वो जीवन स्तर हो गया। अगला है मानव विकास सूचक। इन 3 आयाम सूचकों का साधारणतः औसत, यानी इन चीज़ों को मिला करके वो अपना भारांक बना लेते हैं या उसका इंडेक्स बना लेते हैं या उसका सूचकांक बना लेते हैं, इन तीनों के आधार पर नंबरिंग करके, और फिर जो है इनके सामूहिक रूप से मानव विकास सूचकांक बना करके उस देश की उतनी रैंकिंग दी जाती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज अर्थशास्त्र वाले पोर्शन से, यानी सामाजिक विज्ञान के इकाई 4 अर्थशास्त्र वाले पोर्शन से जो हमारा पहला अध्याय था विकास, उसका अध्ययन कर चुके हैं। अब अगले वीडियो में अगला अध्याय आपके सामने प्रस्तुत होगा।